क्या पढ़ा रहा था मैं? कुछ यहाँ के बाद भी बातें कर लेना, सारी बातें यहीं पे कर लोगी तो घर के लिए क्या रखोगे? हम्म। और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, उतने स्मार्ट हो नहीं है जितना शो करने की कोशिश करते हो। कहाँ तक पढ़ा दिया था बच्चे मैंने? स्टार्ट किया। मैंने बोला था लाइट रिएक्शन में आपको दो चीजें पैरेलल में रन करेंगी, ठीक है। एक बोला था मैंने फोटोफॉस्फोरिलेशन, या इससे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिखो पहले यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने से, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ चलता है, तो कुछ कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी के रिलीज होने से एक प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, ठीक है। और वो जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक करता है तो उससे एटीपी की सिंथेसिस होती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, इसकी वजह से ये फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से हो रहा है? एनर्जी आ रही है सनलाइट से, ठीक है, उसको ट्रैप करने की वजह से जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम का, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, वही ट्रेवल करता है। कहाँ पे ट्रेवल करता है? ईटीएस में, ठीक है। तो इसी चीज को मुझे एक्सप्लेन करना है आपको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो लाइट रिएक्शन में आप जनरली देखते हो कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो टू टाइप्स का है, ठीक है। एक नॉन साइक्लिक पाथवे फॉलो करता है, दूसरा साइक्लिक पाथवे फॉलो करता है, ठीक है। और वो जो नॉन साइक्लिक है वो किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली नॉन साइक्लिक पाथवे फॉलो कर रहा है, और दूसरे में साइक्लिक पाथवे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको टू टाइप का देखने को मिलेगा। एक है आपका नॉन साइक्लिक पाथवे, और दूसरा है आपका साइक्लिक पाथवे, ठीक है। तो ये आप नॉन साइक्लिक पाथवे जो फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो क्या, बोलते ही हो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये जो है ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। होप सो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ठीक से, ठीक है। इसकी छोटू है ना, तो इसका जो है यहाँ पे कैप्चरिंग पावर कम है, रेजोल्यूशन उसका उतना बेटर नहीं है इन कंपेयर टू दिस, वैसे थोड़ा दूर भी रख दिया गया है, ठीक है। चलो आ जाओ पढ़ते हैं।
एक वृक्ष होना चाहिए था बड़ा सा। और उसके नीचे एक बोर्ड लगा होना चाहिए था, वहीं पे तुम बैठ जाते, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता, ज्यादा बेटर प्लेस होता कि नहीं? चलो, फोटो सिस्टम में मैंने आपको बताया था, फोटो सिस्टम दो टाइप के हैं, ठीक है, टू टाइप के फोटो सिस्टम है। किसने बोला था कि टू टाइप के फोटो सिस्टम प्रेजेंट है? एक साइंटिस्ट थे अर्नोल्ड, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 को। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जो इनकी फोटो सिस्टम 1 एंड 2 जो नेमिंग है उसकी, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी है, ठीक है। जिस समय में जो पहले डिस्कवर हुआ उसको 1 बोल दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको 2 बोल दिया। तो कभी ये मत बोल देना कि ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये फंक्शन के बेस पे नहीं है, वो डिस्कवरी के बेस पे है बेसिकली, ठीक है। तो अब आते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पे। शायद मैंने फोटोफॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन लिखा दी थी ना आपको? ओके, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जब भी हम ये फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट दिखाएंगे तो वो एसआरपी पे दिखाएंगे, ठीक है, एसआरपी स्केल पे दिखाएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, ठीक है। इधर की तरफ लो है, ठीक है, और या इस तरह से बोल सकते हो कि एसआरपी यहां की तरफ हाई कर लो और इधर की तरफ आप लो कर लो, ठीक है। इसको लिख दो यहां पे, दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, ठीक है। तो जब आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्केल पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को स्टडी करते हो, उसके सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को इस स्केल पे जो है अरेंज करते हो, तो वो एक टाइप का डेफिनेट पैटर्न आता है, और उसकी वजह से इस फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम एक और है, जेड स्कीम। किसकी वजह से है ये? जब उसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को आप एसआरपी स्केल पे अरेंज करते हैं, ठीक है, एसआरपी स्केल पे अरेंज करते हैं। अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने पिछले दिन बताया था कि जो फोटो सिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मतलब ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, समझो इस चीज को, क्योंकि जैसे ही मैं इसके बाद आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा उस समय उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर नहीं समझ में आया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये थैलेक्वाइड है, ये थैलेक्वाइड है, ठीक है। थैलेकॉइड का ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये वाला इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर साइड पे आपको देखने को मिलेगा फोटो सिस्टम कौन सा? 1, ठीक है। PS1 आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेगा, और जो अंदर की तरफ है इस वाली उसमें, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा PS2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अभी जब यही बताऊंगा तो उसी समय आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्यों बता रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना कि हर PS1 या PS2 जो भी है उनके साथ में उनका अपना रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होगा, उनका अपना रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होगा, और ये रिएक्शन सेंटर एसोसिएटेड होगा इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ में, ठीक है। PS2 से इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचना है? PS1, और PS1 के बाद कहां पहुंचना है? NADP के पास में, NADP प्लस के पास में, ठीक है। तो वो किसके थ्रू पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू पहुंचेगा। पूरा एनसीईआरटी ध्यान में रखना। यहाँ पे बीच में मैं आपको एक दिखाऊंगा, क्या मतलब मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है। ये है साइटोक्रोम, ठीक है। कौन सा साइटोक्रोम है ये? B6F कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम्स है, जिसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एक में दिखा देते हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम्स, ठीक है। तो यहां से PS2 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू इस साइटोक्रोम्स पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, फिर
दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू PS1 पे पहुंचेंगे, PS1 से फिर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको जो है पकड़ लेगा, उसको बोलते हैं फेरेडॉक्सिन, ठीक है। और फेरेडॉक्सिन से फिर एक एंजाइम के पास में ये पहुंचेगा जिसको बोलते हैं फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज, फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज, ठीक है। और ये फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज एक एंजाइम है, इसका काम क्या है, NADPHH प्लस बनाना, ठीक है, NADPHH प्लस बनाना। तो मैं ये सारी चीजें समझा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी जरूरत पड़ने वाली है। तो जो PS2 है वो बेसिकली किस साइड पे प्रेजेंट है, ल्यूमेन साइड पे, ठीक है, अंदर के साइड पे प्रेजेंट है, इनर साइड पे प्रेजेंट है। और जो PS1 है वो बाहर के साइड पे प्रेजेंट है। ये अंदर की साइड पे इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की जो रिएक्शन होती है वो इस ल्यूमेन में होती है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में, इस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। और एक्चुअली क्या होता है कि जब सनलाइट पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, जब सनलाइट यहाँ पे पड़ती है तो जाहिर सी बात है उस रिएक्शन सेंटर को बहुत ढेर सारी आपको एनर्जी दे दिया जाएगा, तो पक्का जो है कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके पास में एक्साइटेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में जब जैसे ही ज्यादा एनर्जी आएगी वो तुरंत बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, आउटर ऑर्बिट, क्योंकि न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस एनर्जी लेवल के साथ में, ठीक है। तो जैसे ही वो आउटर ऑर्बिट में जाएगा, इसके जो है रिएक्शन सेंटर से एक एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा, उसको पिक कर लेगा कि बहुत उछल रहे थे बेटा, अब आ जाओ मेरी टेरिटरी में हो, ठीक है। वो जैसे ही उसको पकड़ लेगा, उसके बाद उसकी जो है क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी को लेके, या ये बोल सकते हो कि उसको जो है पुश कर देगा किधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वो अपनी डाउनहिल जर्नी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट करता हूँ। तो पिक्चर दिमाग में क्लियर रखना कि थाइलेकोइड में इस तरह से कुछ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पहले आपका बनाएंगे क्या, कौन सा रिएक्शन सेंटर बना रहा हूं, मतलब सिर्फ फोटो सिस्टम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, PS2, ठीक है। इसका रिएक्शन सेंटर कौन सा है, P680, ठीक है। एक फोटो सिस्टम ये हो गया आपका। दूसरा फोटो सिस्टम मैं इससे थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, ठीक है। ये आपका है PS1 और इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो P700, ठीक है, P700 है। ये दोनों के दोनों कहां पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स में, वो भी किसकी, मोस्ट ऑफ द लीव्स की, ठीक है। तो जैसे ही लीव्स के ऊपर जो है सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे हमने बना दिया सन, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, तो दोनों में तो ऐसा थोड़ी है कि पक्षपात करेगा वो, तो साथ साथ दोनों में ही पढ़ना है, ठीक है, दोनों में पढ़ना है यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा भूल जाओ, इस पे कंसंट्रेट करो। ये जो फोटो सिस्टम 2 है, इस पे जब सनलाइट पड़ रही है, इस पे जब सनलाइट पड़ रही है तो इसमें एनर्जी, इसका रिएक्शन सेंटर है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिट पे भेज देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिट पे भेज देगा। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे बैठा हुआ है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहां जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला आउटर ऑर्बिट में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है, उसको ले लिया। और इस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। तो जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी, ये किस तरह बिहेव करने लगेगा, अगर मैं बोल दूं एक मॉलिक्यूल है ए, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, चेंज हो गया ए प्लस में, इसको क्या बोलोगे, किस तरह, किस एजेंट की तरह बिहेव करेगा ये, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद कैसा होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि
अब इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको खुद को रिड्यूस होना है तो सामने वाले को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये किस, इसके पास में क्या है, ये कहां पे प्रेजेंट है, वहां पे ध्यान दो, वहां पे ध्यान दो, ये कहां पे प्रेजेंट है, और ल्यूमेन के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इसकी इलेक्ट्रॉन होल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपका, ये H2O है जिसकी फोटोलिसिस हो रही है। फोटोलिसिस से दो चीजें होंगी, क्या क्या निकलेगा, 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और साथ में एक और चीज निकलेगी, बताओ, हाफ O2। ठीक है, क्योंकि सिंगल लो नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि वो क्या है, बहुत अनस्टेबल होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाओगे तो यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या दिखा दिया, इसको हाफ O2 दिखा दिया। ठीक है, हाफ O2 दिखा दिया। तो यहां से ये बेसिकली किसके प्रेजेंस में काम हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और अकेले ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कुछ आयंस प्रेजेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आयंस हैं। कौन कौन से आयंस इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इसके साथ कौन कौन से आयन एसोसिएटेड, एक कैल्शियम प्लस प्लस, दूसरा मैग्नीज प्लस प्लस, तीसरा क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये कुछ आयंस उसके साथ में एसोसिएटेड हैं जो कि हेल्प करते हैं इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। एनसीईआरटी में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिखा हुआ है, तो कहां पे हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ल्यूमेन में हो रहा है, थैलेकॉइड के ल्यूमेन वाले पार्ट में हो रहा है। अब यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके पास में, pH2 के पास में। तो यहां पे भी आपको मैं 2 इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको अभी आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट कर चुके हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको कैप्चर करेगा, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद में, मुझे इसको थोड़ी देर के लिए मुझे हटा लेने दो। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये जाएगा किसके पास, प्लास्टो क्यूनॉन के पास में। ठीक है, प्लास्टो क्यूनॉन से ये आपका जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से जाएगा ये किसके पास में, प्लास्टोसाइनिन के पास में, और प्लास्टोसाइनिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है निकल जाएगा PS1 के पास में। तो फ्लो बना दो यहाँ पे। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन से पहुंच गया जाके PS1 के पास में। अब देखो वो क्या रहा है कि यहाँ पे, यहां से जब वो डाउन हिल, पहले अपहिल जर्नी स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, अपहिल जर्नी है, फिर इसके बाद कहां चल रहा है, डाउन हिल जर्नी। ठीक है, तो फर्स्ट अपहिल देन डाउन हिल, और जब ये डाउन हिल जर्नी में है, तो जब वो B6F कॉम्प्लेक्स में है, B6F कॉम्प्लेक्स को आप इस तरह से समझो कि जो B6 है साइटोक्रोम, वो बेसिकली जो है लोअर SRP पे है इन कंपेयर टू F कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, तो जब वो B6 से F पहुंचता है, B6 से F ट्रेवल करता है, तो कुछ एनर्जी अपनी रिलीज करता है, कुछ अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी से प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, उसके ब्रेक करने से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। तो ये सब प्रोसेस जो बतानी है, मैकेनिज्म जो बतानी है, वो मैं बताऊंगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। बस आप ये जान लो कि जब वो B6 से F में ट्रेवल कर रहा था, तो उस दौरान एक एटीपी की सिंथेसिस हुई है, उस दौरान एक एटीपी की सिंथेसिस हुई है। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इससे एटीपी बना है। तो ये है आपका जो है क्या कहते हैं, हाफ पार्ट किसका, नॉन साइक्लिक का। यहां से चला है इलेक्ट्रॉन, B6F के पास पहुंचा, वहां से ट्रांसफर कर दिया प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन ने उस इलेक्ट्रॉन को PS1 पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी ये बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि जब सनलाइट यहां पे पड़ रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है आउटर ऑर्बिट में जाएगा, तो सेम टाइम में यहां पे भी तो वही सिचुएशन होगी ना, यहां से भी क्या होगा, सेम सिचुएशन होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया है तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होल जनरेटेड है, और अगर इलेक्ट्रॉन होल जनरेटेड है तो जो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसको फिलअप कर देगा, जाके उसको फिलअप कर देगा। अब यहाँ पे फिर से आपका एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है। ठीक है,
अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना दे देता है सबसे पहले एक दूसरा कैरियर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर फेरेडॉक्सिन, ठीक है। और फेरेडॉक्सिन से एक एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम है वो? फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज ये है, ठीक है। और तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बना दो। जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इधर से ट्रेवल करेगा तो यहाँ जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी, ठीक है, ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर ल्यूमेन है, ल्यूमेन से बाहर निकलेगा, ठीक है। कहां पे बाहर निकलेगा? इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? थाइलेक्वाइड के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा, ठीक है। तो वो बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, प्रोटॉन पहुंच गए, और साथ में यहाँ पे एक और चीज है NADP प्लस, ठीक है, प्लस 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कंबाइन करके इस एंजाइम की प्रेजेंस पे क्या बना देगा? यहाँ पे NADPHH प्लस, ठीक है, NADPHH प्लस। और इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? रिड्यूसिंग पावर, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। इसका काम क्या होगा? जब CO2 को फिक्स करना होगा तो ये CO2 के रिडक्शन में काम करेगा, ठीक है, CO2 के रिडक्शन में काम करेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ATP की सिंथेसिस हो रही है और साथ में एक NADPHH प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, NADPHH प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला था PS2 से, ठीक है, वो नॉन साइक्लिक पाथवे फॉलो कर रहा है, मतलब कि वापस लौट के जो है PS2 के पास में नहीं आ रहा, रिटर्न होके PS2 के पास नहीं आ रहा। इसी वजह से इस साइकिल का नाम क्या दे दिया गया? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पाथ फॉलो कर रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन के वापस होने की पॉसिबिलिटी 0 है, नहीं वो वापस आ रहा है, वो कहां पे चला जा रहा है? NADP के प्लस में चला जा रहा है, ठीक है। उसको रिड्यूस करके बेसिकली रिड्यूसिंग पावर बनाता है, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो ये नॉन साइक्लिक पाथवे है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये देखो, ये अगर आप इसको इस तरह से अरेंज कर दिए हो तो एक जेड स्कीम दिख रही है, आप ये बोल सकते हो सर ये तो एन टाइप का दिख रहा है, ठीक है, बट ये एन टाइप का नहीं है, इसको आप यही मान के चलना कि बेसिकली जेड अपीयरेंस है इसका, जिग जैग स्ट्रक्चर है, इस तरह से कुछ इस तरह से जिग जैग स्ट्रक्चर है, इसलिए, ठीक है, इसलिए इसको जो है जेड स्कीम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जेड स्कीम के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें से कुछ पॉइंट लिखने हैं, आप ये पूरा कॉपी करो, ठीक है, ये पूरा कॉपी करो। ये याद रखना, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? ल्यूमेन में, या बोल सकते हो इनर मेम्ब्रेन में, टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड में प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिखा देता हूं आपके लिए यहाँ पे। चलो लिखो यहाँ पे, अगर ये हो चुका है तो कुछ पॉइंट्स लिख लो आप कि बोथ PS2 फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट इन नॉन साइक्लिक, या सिर्फ इतना, चलो ठीक है लिख दो, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये एक दूसरे के साथ किससे कनेक्टेड है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप इन ब्रैकेट लिख सकते हो कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है, ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ओके। बोथ ATP and NADPH plus synthesized
दोनों बनेंगे, एटीपी भी बनेगा और एनएडीपी एचएच+ बनेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? असिमिलेटरी पावर। ठीक है, इनको असिमिलेटरी पावर बोलते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करता हूं मैं यहां पे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है दो टाइप के हैं, एक है फिक्स्ड और दूसरे हैं मोबाइल। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। तो फिक्स में आपको मिलेगा जैसे प्लास्टोक्यूनॉन है, इवन आप साइटोक्रोम को भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल सकते हो, ठीक है, बट जो जरूरी है वो मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे, ये प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है, इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, अभी आपको बताता हूं। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में आपका ये कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन, ये एक प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रोटीन है, प्लास्टोसाइनिन। इसको 60 में रिप्रेजेंट करते हैं पीसी से, इसलिए मैंने वहां पे पीसी लिख रखा हुआ है। ठीक है, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन के बारे में भी आपके पास तो नीचे स्पेस होगा, लिख लो, उसको भी मैं लिखा देता हूं। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट ये एक प्रोटॉन कैरियर भी है। ये क्या है? यहां पे लिख सकते हो, ऑल्सो एक्ट एज प्रोटॉन कैरियर। कितने बच्चों को यह समझ में है कि यह प्रोटॉन कैरियर है? किसी को पता है ये प्रोटॉन कैरियर है? अच्छा, ये कितने को पता था ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है? पता था? हैंड रेज करो जरा, कितने? मैं पूछ लूंगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए सोच समझ के हैंड रेज करना। अच्छा, चलो ठीक है, मैं कुछ पूछने वाला नहीं था, मैं तो डरा रहा था। हम्म, आ जाओ, मैं दिखाता हूं तुमको आगे। तो मैं आपको पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन खत्म कर देता हूं। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में इवन ये एफडी पेरिडॉक्सिन, इसको क्या बोलते हैं? पेरिडॉक्सिन। ठीक है, तो ये भी बेसिकली आपका एक टाइप का फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, इन सब के पास में आयरन प्रेजेंट है, और आयरन को पता ही है, आयरन +2 स्टेज पे पहुंचता है। ठीक है, +2 से +3 पे पहुंचता है, तो वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में करा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है प्लास्टोक्यूनॉन में, कि यहाँ पे जब भी प्लास्टोक्यूनॉन को बोलेगा वो उसकी लोकेशन नहीं बताएगा। लोकेशन इस वजह से नहीं बताएगा क्योंकि, अच्छा बिगाड़ दिया क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये जो है आपका थाइलेकॉइड है। ठीक है, तो वो यहाँ पे PQ और PQH2 के फॉर्म में इस तरह से बेसिकली PQH2 के फॉर्म में रिएक्शन करता रहता है, इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है। ठीक है, तो आपको पीक्यू के प्लास्टोक्यूनॉन के बारे में नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि वो पूरे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। बट जो प्लास्टोसाइनिन है वो किधर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है ल्यूमेन की तरफ, इनर मेम्ब्रेन में, इनर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इनर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ल्यूमेन साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, ल्यूमेन साइड पे, तो ध्यान में रखना। और वो एक टाइप का मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो चल सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां पे होती है, तो क्या बताओगे? तो लिख दो, अभी मुझे लग रहा है साइक्लिक में चलने से पहले एक दो पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर दो। ठीक है,
PS2 is associated with oxygen evolving complex, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसको शार्ट में आप बोलते हो ओईसी। ठीक है, और ये जो ओईसी है, ये इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में उसने लिख रखा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैंने आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बता दिया है कि जो H2O है, H2O में जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, या ये बोलो कि जो बेसिकली उसका PS2 है वो बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसको पहले ये 2OH आयन में ऐसे टूटता है, फिर 2OH आयन से जो है अपना ऑक्सीजन निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है बेसिकली इस तरह से। ठीक है, 2OH आयन प्लस क्या लिख दिया, तो H2O2 हो जाएगा, 2H आयन हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे समझना है तो इसको पहले 2H2 कर लो, फिर ठीक रहेगा, 2H आयन प्लस H आयन। ठीक है, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे कंसंट्रेट करो उस वाले पार्ट पे, मतलब इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, वो तो इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिख दो कि ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है अकर्स इन ल्यूमेन, ये ल्यूमेन में हो रहा है। ठीक है, और शायद मैं पहले भी लिखा चुका हूं कि ये जो PS2 है ये किधर प्रेजेंट है, लोकेटेड, लिखा चुका हूं क्या, ये लिखाया है इसकी लोकेशन, लिख लो अगर नहीं भी लिखाया, मतलब लिखा भी दिया, फिर से लिख लो, लोकेटेड टुवर्ड्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। जो रह जाएगा उसको केमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में कंप्लीट करवा दूंगा। चलो, साइक्लिक तो बहुत आसान है। दूसरा है आपका ये साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। बहुत ज्यादा डीप में जाने का मन हो तो एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या है वो बेसिकली। ठीक है, तो PS जो 2 के साथ जो इलेक्ट्रॉन वो एसोसिएटेड है, क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो बेसिकली थियोफाइटिन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जो PS1 के साथ जो एसोसिएटेड है वो है आपका पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, बट हार्डली पूछेगा, मैं लिखा दूंगा एट द एंड कहीं ना कहीं पे, अभी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे आपका सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करता है, ओनली PS1, उसका रिएक्शन सेंटर है P700। ठीक है, उसका रिएक्शन सेंटर P700 है। तो ये फोटो सिस्टम है, यहाँ पे सन, यहाँ से सन की लाइट आ रही है। ठीक है, और सन की लाइट आने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, और ऊपर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है जो कि बेसिकली पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, रिड्यूसिंग। अच्छा, इसका अगर नाम याद है तो इससे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगी, क्या, कि नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो क्या है, पैराडॉक्सिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको तो रिड्यूस कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये गया किसके पास में, फेरेडॉक्सिन के पास में। ठीक है, फेरिडॉक्सिन से ये जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन के पास में। ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन से जाएगा ये B6F कॉम्प्लेक्स जो है। ठीक है, और B6F कॉम्प्लेक्स से जाएगा ये प्लास्टोसाइनिन के पास में, प्लास्टोसाइनिन से वापस आ जाएगा। फोटो सिस्टम एक साइकिल बना रखा है इसने, इसने क्या बना रखा है, एक साइकिल बना रखा है, और वो साइकिल के फॉर्म में, बेसिकली साइकिल के फॉर्म में वापस
फोटो सिस्टम के पास रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो इसको किसी इलेक्ट्रॉन सोर्स की जरूरत नहीं है, इसको किसी इलेक्ट्रॉन सोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसमें जो भी चीजें हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो बेसिकली साइक्लिक है। ठीक है, जहां से निकला था वहां से वो दोबारा आ गया। अब यहाँ सेम चीज होती है, ये जब B6 से F पे जाता है तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उससे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, और वो जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको जब ब्रेकिंग होती है तो उससे एनर्जी से यहाँ पे क्या बनता है, याद रखना ये जो Pi मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसमें 2 पॉइंट तो आपको बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है कि ओनली फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिटर्न बैक हो जाता है, तो आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू PS1। ठीक है, तो बेसिकली साइक्लिक है पाथवे। और तीसरा एक और, ओनली एटीपी सिंथेसाइज। ठीक है, सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है, NADP HH+ नहीं बनता है। ठीक है, ओनली एटीपी सिंथेसाइज्ड। तो ये आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है कि जब यहाँ पे सनलाइट गिरेगी, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एनर्जी है वो पहुंचेगा रिएक्शन सेंटर के पास। बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई, आपको ढेर सारा पैसा दे दिया जाए, सपोज करो आज ही आपको बोला बेटा 10,000 है आपके ऊपर पास और आज खर्च करने हैं 10,000 को, तो तुम्हारा होगा क्लास गई भाड़ में, मुझे बाहर चलना। एनर्जी लेवल तुम्हारा बढ़ जाएगा। अभी तुम यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन है। ओके, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन देता है इधर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास में, वो फिर मूव करता है और वापस से यहीं पे आ जाता है। देखो यहाँ पे भी प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया, मेरी तरफ कंसंट्रेट करो, वहां पे भी जब नॉन साइक्लिक होता है तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछता है कि जो PS1 है उसका इमीडिएट इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन सा है। ठीक है, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन किससे मिलता है, प्लास्टोसाइनिन से। वहां पे भी प्लास्टोसाइनिन से मिलता है और यहाँ पे भी प्लास्टोसाइनिन से मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और जब PS2 को पूछे नॉन साइक्लिक में, तो उसका इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन सोर्स बेसिकली फोटोलिसिस ऑफ वाटर है। तो ये PS1 एंड PS2 में ये चीजें मैंने बता दी। एक और इंपॉर्टेंट बात रहती है, इधर वाला पहले इरेज कर लें। इंपॉर्टेंट ये है कि कब PS1 रन करेगा और कब PS2 रन करेगा। तो PS2, या मतलब मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, कब साइक्लिक पाथवे फॉलो होगा और कब नॉन साइक्लिक। तो जो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, मैं शार्ट में क्या लिख दूं, इसको PP लिख दूं, समझ जाओगे। मैं थक गया हूं इतना लंबा लंबा लिखने में। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, रन एट ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन में क्या क्या होगा बेटा, बता सकते हो मुझे। दो चीजें ध्यान दो पहले, एक तो ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट ही उसका एनर्जी का सोर्स है। तो ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और दूसरा क्या होगा इसका, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ, और क्या चाहिए उसको, जनरली O2 की कमी तो नहीं है होती है उसको, O2 कह रहा हूं H2O की। ठीक है, तो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो जब कंडीशन ऑप्टिमम होंगी तब उस समय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रन करेगा, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो रन करता रहता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ऑलवेज रन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑलवेज का मतलब है जब सनलाइट होगी। अब ये नहीं है कि रात में रन करवा दिया, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इन प्रेजेंस
सनलाइट की प्रेजेंस में ऑलवेज रन होगा। अब एक और चीज देख लो, आपके पास में दो सिस्टम है, PS2 एंड PS1, ये दो सिस्टम, ठीक है। इसका रिएक्शन सेंटर है P680, इसका रिएक्शन सेंटर है P700। ये तभी रन होगा जब वेवलेंथ ऑफ लाइट बिलो 680 नैनोमीटर होगी। PS2 तभी रन होगा जब वेवलेंथ लाइट कितनी होगी, बिलो 680 नैनोमीटर, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि PS2 ओनली रन व्हेन wavelength of light is below 680 नैनोमीटर, ठीक है। अप टू 680 भी बोल सकते हो, ठीक है, अप टू 680 भी चलेगा, बट बेटर है हर जगह बिलो लिखा हुआ है तो आप भी बिलो ही लिख लो इसको। और ये क्या है, कब तक रन करेगा, अप टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। बट लिखता है वो इस तरह से कि ये आपका बिलो 680 भी रन करेगा और अबव 680 भी रन करेगा, तो उसको वही लिख देते हैं हम जैसा कि वो बोल रहा है। तो अब आपको कुछ समझ में आया मैं क्यों यहाँ पे लाइट के बारे में लिख रहा था, इससे नहीं समझ में आया आपको? मतलब कहने का कि अगर 680 नैनोमीटर के ऊपर वेवलेंथ की लाइट दे दोगे तो साइक्लिक वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होगा, बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि PS2 काम करना बंद कर दिया है। एक और चीज फैक्टर है NADP प्लस की प्रेजेंस। अगर NADP प्लस अवेलेबल नहीं होगा, NADP प्लस अवेलेबल नहीं होगा, तब भी आपका जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो रन नहीं होगा। ऐसा कब होगा कि NADP प्लस आपका अवेलेबल ना हो, समझ रहे हो? देख लो यहाँ पे, यही तो हुआ था ना, इन सब ने मिला के NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में क्या बनाया था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये अवेलेबल ना हो तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है, इसको नहीं कोई रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ध्यान में रखना ये कंडीशन है कुछ ऑप्टिमम कंडीशन, उसमें से अगर इंटेंसिटी बेसिकली लाइट की मतलब वेवलेंथ लाइट की बेसिकली 680 नैनोमीटर से ऊपर चली जाए तो बंद हो जाएगा। CO2 कंसंट्रेशन भी उसको प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। अगर CO2 कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं है तो वो बना के क्या करेगा, NADPH प्लस करके क्या करेगा, बहुत ज्यादा, एक लिमिट के बाद बंद हो जाएगा। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तब भी बंद हो जाएगा, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है तब भी बंद हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन थी जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ठीक है। चलो आते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये लाइट रिएक्शन का आपका लास्ट पार्ट होगा। टाइम कितना हुआ? कितने बजे तक क्लास रन होने हैं? कुछ समझ आ रहा है? इधर तो टोटल 8 बच्चे ही है, टाइम हो चुका है 2:49। चलो अब मैं आपसे पहले पूछूंगा एक क्वेश्चन, क्या, व्हाट इज ऑस्मोसिस? चलो बताओ क्या होता है ऑस्मोसिस? कितने बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंटली मुझको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बता सकते हैं? सिर्फ हैंड रेज कर दो।
चलो ठीक है बच्चे, बता दो आप ऑस्मोसिस क्या है। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या? ठीक है, मैं बस उतना ही जानना चाहता था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर, तुमने लोअर बोला था क्या? अच्छा ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या सीधे सीधे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसलिए बताने जा रहा था कि ऑस्मोसिस में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, या और अगर स्पेशल बोलना मतलब और थोड़ा ब्रॉड कर दो अपनी उसको, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, फिट बैठेगा पूरी तरह से, चाहे ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट बोल लो, पर चूंकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां तो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की। ठीक है, बट जैसे ही बात आती है केमी ऑस्मोसिस की, व्हाट इज केमी ऑस्मोसिस, ये क्या है? तो मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पे, केमी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को मैं वहीं डिफाइन करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे। ठीक है, अभी यहाँ पे केमी ऑस्मोसिस क्या है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, एटम्स और एटम्स। ठीक है, और भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बट मुझे बेसिकली इसी पे फोकस करना। ठीक है, या आपको इन आयंस जहां पे लिखा है इन ब्रैकेट लिख दो, आयंस जहां पे लिखा है इन ब्रैकेट लिख दो प्रोटॉन। ठीक है, मुझे इस पे फोकस करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कैसे, अक्रॉस द सेमी पर। ये तो बोलना मतलब बिल्कुल इसको भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस, इसको बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। जैसे आज कुछ पीसफुल सिचुएशन दिख रही है, नहीं दिख रही है? लास्ट डे के कंपेयर में तो जरूरी पीसफुल है। चलो आ जाओ, तो केमी ऑस्मोसिस हमने डिफाइन कर दिया। अब एक और चीज ध्यान देने की बात है, सपोज करो मैं एक आपके लिए चैम्बर बना रहा हूं, मेरी तरफ कंसंट्रेट करो, बाद में फिर रोगे अगर नहीं समझ में आया। इसमें मैंने क्या लगा दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, लिख दो इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में एसपीएम भी बोलते हैं, हालांकि ये सब डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, बस इम्परमिएबल मत कर देना या परमिएबल मत कर देना, दोनों में कहानी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो चलो यहां सपोज करो, मेरे ध्यान दो आप कि यहां पे सपोज करो 5000 प्रोटॉन्स हैं, 5000 प्रोटॉन्स हैं, और इधर मैं बोल रहा हूं कि इधर सिर्फ 100 प्रोटॉन्स, इधर 100 प्रोटॉन्स हैं। मैं पहली सिचुएशन कॉम्प्लिकेट जान के बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर यहां से ये प्रोटॉन इधर की तरफ जाएंगे तो कुछ एनर्जी निकलेगी क्या, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं कि निकलेगी? हाँ, अच्छा तेजी बोलो, थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को लाउड करो। अच्छा एक बार और, तुम हिंदी बोल रही थी ना? चलो जो भी है, मैं कह रहा हूं इधर एक चैम्बर है, मतलब ये पूरा चैम्बर है जिसको बीच से पार्टीशन किया हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखा है, इधर की तरफ हमने 5000 प्रोटॉन्स हैं,
ठीक है, और इधर की तरफ सिर्फ 100 प्रोटॉन्स है। अब ये प्रोटॉन्स जाहिर सी बात है ट्रेवल करेंगे, हायर कंसंट्रेशन इधर है, लोअर कंसंट्रेशन इधर है, तो ये ट्रेवल करेंगे, कोई एनर्जी निकलेगा क्या? क्यों निकलेगा ना? अच्छा रुक जाओ, ये तो कोई बात नहीं, क्यों निकलेगा बताओ, क्यों निकलेगा? अच्छा ठीक है, सेम चीज ले लो, मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं, इधर मैं 5000 कर देता हूं, ठीक है, इधर मैं बोल देता हूं, और उसमें भी मैं कर सकता था हालांकि, पर उस समय ध्यान नहीं है। चलो, अब तुम इसको, इस प्रोटॉन को इधर की तरफ ले जाना चाहते हो, कैसे ले जाओगे? एनर्जी इनपुट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराओगे। अरे भाई, जब इधर से ले जाने में आप एनर्जी दे रहे हो, तो ये जब इधर से इधर आएगा तो एनर्जी निकलेगी नहीं क्या? निकलेगी एनर्जी, निकलेगी एनर्जी, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताऊंगा कि स्पेशल चैनल बने हैं, उनसे ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, अगर ब्रेक करोगे तो वहां से एनर्जी निकलेगी, और उसी एनर्जी का यूज होता है एटीपी की सिंथेसिस में, उसी एनर्जी का यूज होता है एटीपी सिंथेसिस में। तो दिमाग में रखना कि अगर आप यहां से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हो, तो आपको एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा, और अगर ये वापस इधर से कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ आ रहे हैं, तो यहां से डेफिनेटली कुछ एनर्जी निकलेगी, कुछ एनर्जी निकलेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को मुझको यूज करना है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। तो आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का। तो बेसिकली ये हाइपोथेसिस जो है प्रपोज्ड की थी किसने? प्रपोज्ड बाय पीटर मिकल, ठीक है, कई लोग इसको माइकल भी बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। पीटर मिकल ने इसको प्रपोज किया था, मतलब हाइपोथेसाइज की हुई है। एक एक जो है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने दिया नहीं था, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, क्यों जो है इसको दिया गया? तो पुट फॉरवर्ड, या इस तरह से लिख सकते हो, पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन mechanism of ATP सिंथेसिस। जो एटीपी के सिंथेसिस की मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कहां? इन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज, एंड यहां पे भी तो सेम चीज होगा ना, तो बहुत सारे जगह पे इसको कहां पढ़ाया जाता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों जगह क्या हो रहा है? एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली एटीपी सिंथेसिस को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और कैसे, मतलब इसकी जो हाइपोथेसिस है वो क्या बोलती है, ये तो लिख लिया होगा ना? तो लिख दो, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, according to this hypothesis, synthesis of ATP takes place due to synthesis of ATP takes place due to breaking of concentration, ये 60 में कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन्स across the thylakoid, मैं यहां पे लिख दूं, चलो अच्छा दोनों लिख देता हूं, across the thylakoid membrane। और अगर ये कहां पे होता? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, यहाँ पे देखो इस तरह से ल्यूमेन बना हुआ है,
ठीक है। तो ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से इस तरह से ब्रेक करता है। ल्यूमेन में यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं और इधर की तरफ निकलना है ल्यूमेन की वो जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में सिचुएशन क्या हो जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल है, सॉरी आउटर वॉल, इसको कर दो, ये उसका इनर वॉल है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, वहां पे प्रोटॉन बहुत सारे बिल्डअप हो जाते हैं, ठीक है। और उधर से जब इधर निकलता है तो यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। जब वो पढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट जरूर वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा कि वहां पे किस लिए कैसे होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, breaking of concentration gradient of proton या breaking of proton concentration gradient across the thylakoid membrane। ये क्या बोलता है कि जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है वो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ब्रेक करने से हो रही है, ठीक है। कहां पे? क्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। जबकि पहले क्या समझा जाता था, पहले ये समझ रहे थे कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। यहां से जब डाउन हिल जर्नी स्टार्ट हुई तो जब B6 से इस तरह से F में गया तो यहां से जो एनर्जी निकली उसी एनर्जी से डायरेक्टली क्या हो गया, उसी एनर्जी से डायरेक्टली एटीपी की सिंथेसिस हो गई। स्टार्टिंग में ये सोचा जा रहा था, ठीक है। बट बाद में पीटर मिकल ने क्या हाइपोथेसाइज किया कि नहीं, ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं होता, इस एनर्जी का यूज किसी और चीज में होता है। किस चीज पे होता है? प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बिल्डअप करने में, ठीक है। प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इससे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्डअप होता है और ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसको जब आप ब्रेक करते हो, उस ब्रेक करने से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज होता है एटीपी की सिंथेसिस में, उस एनर्जी का यूज होता है एटीपी की सिंथेसिस में। तो ये स्टोरी किसने दी आपको? पीटर मिकल ने, ठीक है। बाद में इसको एक अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है कि हम इनकी जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा वापस से पिक्चर पे आते हैं, हम वापस से थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का, थाइलेकॉइड का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को उस मेम्ब्रेन पे दिखाएंगे, शो करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ग्रेडियंट हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बिल्डअप करते हैं। तो अभी एक पॉइंट पहले लिख लो, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए जो आपको रिक्वायर्ड मटेरियल है वो क्या क्या चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड मटेरियल इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास में? एक आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वो यहाँ पे कौन सी है? थाइलेकॉइड। एक होना है आपको प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप, ठीक है। और प्रोटॉन पंप कौन सा है? प्लास्टोक्यूनॉन। अभी अभी तो पढ़ाया था कुछ देर के पहले, मेरे दिमाग से निकल रहा है। किसी के पास एनसीईआरटी है? देना बेटा। ठीक है। ये चीजें चाहिए आपको, एटीपी सिंथेस, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रोटॉन पंप और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है आपके पास में। ये है आपका प्लास्टोक्यूनॉन, ये आपका प्लास्टोक्यूनॉन है यहाँ के केस में। वहां जब माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे
तो वहां पे यूबी क्यूनोन आ जाता है, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा सिमिलर नाम है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस ये याद रखना कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे बना सकता है, इसमें से कोई एक मिस कर देगा और अपना कोई इंट्रोड्यूस कर देगा और पूछेगा कि कौन सा इसमें से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस चीज को। अब आते हैं, थोड़ा सा पिक्चर बनाऊं मैं यहाँ आपके लिए एक। ये थैलेक्वाड, ठीक है, ये आपका थैलेक्वाड है। तो अगर ये इसको मैं थैलेक्वाड बोल रहा हूं तो ये इसके बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, अभी आप बनाओ मत, तुरंत स्टार्ट हो गए, ल्यूमेन। ये आपका ल्यूमेन कहलाएगा। बनाने के लिए इसलिए मना कर रहा था क्योंकि अभी इसमें कुछ चेंजेस मैं लाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ प्रोटॉन चैनल्स बनाऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ प्रोटॉन चैनल्स बनाऊंगा, ठीक है। और ये मैं पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत यहाँ पे सिर्फ एक की ही है, ठीक है। एक की है, पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। जो इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है थाइलेक्वाइड, दिस इज इम्परमिएबल। किसके लिए इम्परमिएबल है, प्रोटॉन्स आयंस के लिए, ठीक है। प्रोटॉन्स के लिए ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। जो प्रोटॉन है वो सिर्फ इस प्रोटॉन चैनल से ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते अदरवाइज, ठीक है। इसके अलावा और कहीं से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो इसी प्रोटॉन चैनल से करेंगे, ठीक है। इस प्रोटॉन चैनल का नाम क्या है, अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद है तो पता होना चाहिए, CF0F1 पार्टिकल, कपलिंग फैक्टर। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में इसी चीज को बोलते हैं ऑक्सीसोम या F0F1 पार्टिकल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका CF0CF1 पार्टिकल है। मैं कहाँ लिख दूं, इधर की तरफ मैं खींच लाता हूं क्योंकि मेरे को बाद में दिक्कत आएगी, स्पेस चाहिए मुझे काफी, ठीक है। ये है बेसिकली कपलिंग फैक्टर या CF0CF1 पार्टिकल, ये, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हम बनाते हैं एक फोटो सिस्टम 1, सॉरी 2, ये हमने बना दिया ये फोटो सिस्टम 2। एक बनाएंगे हम फोटो सिस्टम 1। इतना तो आपको पता है ना कि कौन किधर प्रेजेंट है, पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। बीच में हम एक बनाएंगे क्या, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे हम बना दे रहे हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। PS1 इज एसोसिएटेड विद द फेरेडॉक्सिन, ठीक है। ये आपका फेरेडॉक्सिन के साथ एसोसिएटेड है, और फेरेडॉक्सिन के साथ में एक एंजाइम है, एक मिनट इस तरह से करना, फेरेडॉक्सिन के साथ में एक एंजाइम है, ठीक है। कौन सी, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। और इसका काम क्या है वो आपको पता है, उसका काम क्या है, ठीक है, वो आपको पता है। तो PS1 आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज देखो, यहाँ पे B6 और B6F और PS1 के बीच में मैंने एज यूजुअल आपको बोला कि इस साइड पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जिसका नाम क्या है, प्लास्टोसाइनिन,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे जो PS2 है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ में कुछ और इलेक्ट्रॉन कैरियर है PQ। ठीक है, ये PQ प्लस टू क्यूनॉन प्रेजेंट है यहाँ। तो अभी तक ऑलमोस्ट आपने सारी चीजें देख ली हैं कि इसमें जो जरूरत है आपको वो क्या क्या है। ठीक है, वो क्या क्या है। एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने सीधे PS2 दिखाया है, PS1 दिखाया है, बीच में B6F कॉम्प्लेक्स दिखाया, ये सब नहीं दिखाया है। उन्होंने लिखा है पर दिखाया नहीं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो है स्ट्रोमा है तो वहां पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, एक स्टेप उसको अहेड रखो। अभी ये आओ, जैसे ही ये आपका PS2 स्टार्ट होगा, यहाँ पे लाइट गिरना स्टार्ट होगी। सपोज करो यहाँ से सनलाइट आई, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा? ठीक है, H2O, वो क्या होगा? प्रोटॉन कंसंट्रेशन बनना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन बनने लगेगा, कहाँ पे? ल्यूमेन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। समझ में आ रही है बात? ये इलेक्ट्रॉन PS2 ने ऑलरेडी रिलीज कर रखे हैं, वो किसके पास जाएंगे? प्लास्टो क्यूनॉन के पास। अब ये प्लास्टो क्यूनॉन किस तरह से इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, ध्यान दो कि ये जो है PQ प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H आयन, और ये बनाता है PQH2। इसको इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कराने के लिए इसको किसकी जरूरत है? प्रोटॉन की। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कि ये जो प्लास्टो क्यूनॉन है, इट एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, इस साइड से ये क्या पकड़ लेगा? प्रोटॉन पकड़ लेगा। किसमें चेंज हो जाएगा? ये PQH2 पे चेंज हो जाएगा, और फिर इधर की तरफ क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ठीक है, क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने, B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन देना है। ट्रेवल कर गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कैरी कर गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी किया और साथ में क्या किया उसने? प्रोटॉन को स्ट्रोमा साइड से उठा के डाल दिया आके किधर की तरफ? ल्यूमेन साइड पे। ग्रेडियंट डेवलप हुआ कि नहीं? एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई, उससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। दूसरा ये जो प्रोटॉन पंप है जिसको प्लास्टोक्यूनॉन बोल रहे हो, उसने स्ट्रोमा साइड से ल्यूमेन साइड की तरफ में प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया। और ये जो सेकंड स्टेप है प्रोटॉन कंसंट्रेशन बिल्डअप का, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, ये एक टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे पंप लग जाए, अगर आपको पानी पहुंचाना है कहीं पे, ठीक है, मोटर से, उसको पंप बोलोगे तो वो ऐसे तो नहीं चल जाएगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जहां पे भी पंप टर्म यूज होगा, दैट मीन्स की प्रोसेस कैसी है? एनर्जी कंज्यूमिंग। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है वो। तो ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। प्रोटॉन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक और चीज हो रही है, यहां से B6F से ये प्लास्टोसिनान साइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आया, प्लास्टोसिनान ने साइनिन ने इसको ट्रांसफर कर दिया कहां पे? PS1 पे। PS1 से ये गया फेरेडॉक्सिन के पास में, फेरेडॉक्सिन से ये गया कहां पे? इसमें, और ये आ गया आपका फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? NADP+। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ से, और इसके पास में 2 प्रोटॉन है। ये मिल के पूरा बना देता है NADPH+। मतलब कहने का क्या है कि ये जो NADP है, इसने कुछ प्रोटॉन को अपने साथ बाउंड कर रखा है, अपने साथ कुछ प्रोटॉन्स को क्या कर लिया? बांध लिया। दैट मीन्स कि दीज प्रोटॉन्स आर नॉट नाउ अवेलेबल फॉर द प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेड, मतलब प्रोटॉन जो स्ट्रोमा की कंसंट्रेशन है, और द प्रोटॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोमा उसके लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ बंधे हुए हैं। ठीक है,
उसके साथ बंधे हुए हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डेवलप करने में। कहां पे? ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा के बीच में। ग्रेडियंट क्या होता है? एक डिफरेंस, ठीक है, एक डिफरेंस, एक अंतर है, ठीक है। तो ल्यूमेन में बहुत ज्यादा प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, स्ट्रोमा में उसके कंपेयर में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई, ठीक है। अब यहां से जब ये प्रोटॉन ट्रेवल करेगा, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है ये जो मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल है। अगर ये मेम्ब्रेन परमिएबल होती तो कभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन कभी डेवलप हो नहीं रहा है, तो सिर्फ कहां से निकले, मतलब कह रहा हूं प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है ब्रेक नहीं हो रहा है अदर पार्ट से, वो सिर्फ यहीं से ब्रेक किया जा सकता है। तो जब यहां से ये आपका प्रोटॉन निकला, इससे जब ये प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है, यहां पे, तो ये कुछ एनर्जी देगा। वो कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए बताया था कि उसकी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जब ये जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जैसे ही जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं, एक मिनट, ये जो ग्लोब्यूलर पार्ट है, ये ग्लोब्यूलर पार्ट एक एंजाइम है, जिसको क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेज, ठीक है। और ये एटीपी सिंथेज में कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। किसकी वजह से? वो जो एनर्जी निकली थी, उस एनर्जी ने क्या किया? एटीपी सिंथेज में कन्फॉर्मेशनल चेंज कर दिया, और उस कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से यहां पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना देंगे? एटीपी बना देंगे। एटीपी की सिंथेसिस एक्सप्लेन कर दी उन्होंने एटीपी की सिंथेसिस एक्सप्लेन कर दी। कैसे? कि ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये जब ब्रेक करेगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी, उससे कंफर्मेशनल चेंज होगा एटीपी सिंथेज में, और वो एटीपी सिंथेज में जो कंफर्मेशनल चेंज हुआ है, उसने क्या करना है? एटीपी बना देना, ठीक है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। तो ये पूरी स्टोरी है इसकी। जो मैकेनिज्म है आपका, किसका मैकेनिज्म? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का ये पूरा स्टोरी है। मुझे इसमें 2-3 पॉइंट ये लिखाने हैं। एक पॉइंट तो ये है कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होना, लिखाना है, समझा दिया। पहला स्टेप फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा स्टेप प्रोटॉन पंप, वो स्ट्रोमल साइड से ल्यूमन साइड पे डाल देता है, और तीसरा स्टेप जो NADP HH+ है, उसने कुछ फ्री स्ट्रोमल प्रोटॉन्स को अपने साथ बाउंड कर रखा है, ठीक है। तो वो अवेलेबल नहीं है, और उनकी वजह से एक ह्यूज प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, ठीक है, अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और उसकी ब्रेकिंग से जो है, जो एनर्जी निकल रही है, वहां से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो अब आओ लिखते हैं। टाइम कितना बचा? प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे डेवलप कर रहा है, उसके आपके पास में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप बताओ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, कहां पे हो रही है? दूसरा स्टेप प्रोटॉन पंप, वो कौन सा प्रोटॉन पंप है? PQ, ठीक है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमल साइड टू, ध्यान रखना ये लिखा है मैंने, साइड टू ल्यूमिनल साइड ड्यूरिंग कैरिंग इलेक्ट्रॉन, या एक ठीक नहीं है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो,
ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरी बातें ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा NADP HH प्लस बाउंड some free proton, that's why creating gradient, या इस तरह से बोल सकते हैं that's why participate in development of proton concentration gradient, proton concentration gradient, proton concentration gradient। तो ये आपका जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप था वो मैंने बता दिया। अब वही लिखा देता हूँ, बाकी की चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, ये तो कॉपी कर लिया होगा ना सबने, करो फिर। इसको नीचे वाले को अगर थोड़ा सा और बनाना चाहो, इसको इस तरह से बना लेना जैसे एनसीईआरटी ने आपके दिखा रखा है, इस तरह से। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो F1 पार्ट है, जो एटीपी सिंथेज है, इसमें कई सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, यूनिट्स होती हैं, जैसे ये मैं बना दूं। ठीक है, इस तरह से कई सारी यूनिट होती हैं, और इनमें जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है उसकी वजह से एक्टिव साइट फ्री हो जाती है। ठीक है, आपको पता है एंजाइम में जब तक एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी तब तक वो कैटालिसिस नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बेसिकली कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से जब एक्टिव साइट फ्री हो जाती है वो एडीपी इनके साथ बाइंड करती है और एटीपी बन जाता है। हायर क्लासेस में पता नहीं एमबीबीएस में उधर है कि नहीं है, बट अदर हायर क्लासेस में जब एमएससी वगैरह में पहुंचते हैं तो इसका पूरा डिटेल वो है कि F1 जो एटीपी सिंथेज है उसमें किस तरह से कंफर्मेशनल चेंज होते हैं। और तुमको एक चीज बताऊं, मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जो एनसीईआरटी के बाहर हो। ये सब कुछ एनसीईआरटी में है, जितनी चीजें मैंने बताई। एक दो चीजें यहाँ पे और मेंशन कर लो, वैसे तो अंदाजा होगा ही। यहाँ प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दैट मीन्स कि पीएच क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? किसने बोला बढ़ेगा? सॉरी, मेरा ही दिमाग खराब है। चलो, एक्चुअली अंडरस्टूड होता ना, बच्चा गलती करेगा और वो मेरा दिमाग अलग से ही रीड कर रहा है। चलो आगे एक और चीज बताओ, ये क्या होगा?
हाँ तो मुझे छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो मुझे। चयन किसने बोला आज के लिए बस इतना ही। एसिडिटी पहले इंक्रीज करवाओ तुम इसकी, और फिर एसिडिटी इंक्रीज कर रही है तो पीएच डिक्रीज करेगा। और कुछ एक चीज लिखना था, चलो खैर वो तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो ही गई है ना, वो तो इंक्रीज हो ही रही है। कितना हुआ टाइम? मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा अभी और आगे बढ़ूं, अभी तो टाइम ही नहीं कंप्लीट हुआ है। 3:30 तक तो क्लास ही है, क्या सोच रहे हो? होशियार मत बनो, मुझे सब पता होता है। 2 बजे क्लास स्टार्ट हुई है तो 3:30 तक का तो ड्यूरेशन ही है। उसके बाद डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी, लाइट रिएक्शन फिनिश हो रही है, लाइट रिएक्शन फिनिश हो गई, कुछ बचा है, डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी। डार्क रिएक्शन फिर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ले आएगी। शाम हो रही है, अंधेरा होगा कि नहीं चाहते हो कि अंधेरा आए? हम्म। सब तो पढ़ा दिया तुम्हें मैंने लाइट रिएक्शन में, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। कुछ तो बचा पढ़ाऊंगा मैं, अभी आ जाओ, इसको तो पहले कंप्लीट कर लो। ये हो गया ना इधर वाला? अब यहां पे लिख दो, जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है, ठीक है, एट ल्यूमेन साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके उसके ब्रेकिंग से, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिलीज एनर्जी, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट विल कॉज conformational change, conformational change in ATP synthase enzyme, ठीक है, और उसकी वजह से synthesis of ATP होगी। एटीपी की जो सिंथेसिस है कंफर्मेशनल चेंज की वजह से हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, पढ़ा रखा है आपको कि इसमें इसमें जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? प्रोटॉन चैनल है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? F0। यस, अगर ये वो है क्लोरोप्लास्ट है तो इसको बोल दोगे CF0, ठीक है। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये CF1 है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसिकली एक एंजाइम है, ग्लोब्यूलर पार्ट। तो कई बार शेप भी पूछ लेता है कि जो शेप ऑफ CF1 है, एटीपी सिंथेज है, वो कैसा है? ग्लोब्यूलर इन शेप है, ठीक है। तो ये बेसिकली एटीपी सिंथेज है, तो ध्यान में रखना। अगर आप एमटीजी फॉलो करते हो तो एमटीजी में एक क्वेश्चन है कि अगर इसको पंक्चर कर दिया जाए, या उसने शायद माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोला है, ठीक है, इसको अगर पंक्चर कर दिया जाए तो क्या होगा? एटीपी की सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी? पंक्चर करने का मतलब है कि ये प्रोटॉन इधर से उधर ट्रेवल कर सकते हैं, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन डेवलप ही नहीं होगा, ग्रेडियंट। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो एटीपी सिंथेसिस का सवाल ही नहीं उठता है। चलो, तो यहाँ से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मेरी साइड से फिनिश है, आप अपना देख लेना। और कितने लोगों ने इकोलॉजी अब तक खत्म कर ली है? हैंड रेज करो जरा।
मैंने बोला था पढ़ना स्टार्ट करो। हम्म। एक दिन अपनी आवाज रिकॉर्ड करके तो देखो, तुमको पता चलेगा कि तुम कितना तेज बोलती हो। हम्म। किसी ने तो नहीं पढ़ा है। कितने चैप्टर पढ़े ये बताओ? 4 है ना, कितने पढ़े? कौन सा? मैं कैसे बोल दूं कौन सा हार्ड चैप्टर है? अच्छा थर्ड, उसको बोल रहे हो थर्ड। थर्ड। तीसरा चैप्टर हिंदी बोल लो, बांग्ला भी इतने बोलोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगी। थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हो मतलब डाइवर्सिटी जो है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज। बच्चे उसको खत्म करो, और जहां पे समझ नहीं आता है वो मुझसे पूछ सकते हो, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो बच्चे मैं बहुत स्पीड से निकलूंगा, अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, बिल्कुल बहुत स्पीड से निकलूंगा मैं, क्योंकि रियलिटी क्या है कि वो जो इकोलॉजी है उस लाइट की स्पीड से बच्चे ज्यादा मत बोला करो, किसी दिन शिकार ना हो जाओ। हम्म। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि उसमें इतना ज्यादा कंटेंट है, और वो कंटेंट किस हिसाब से, वो सब मेमोराइज करने के लिए है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको जो है एक्सप्लेन की जाएंगी, अदरवाइज ज्यादातर पार्ट उसको मेमोराइज करने के लिए। और तुम चाहो कि एग्जाम जब नजदीक है तब तुम उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, नहीं होगा, चांस ही नहीं है। ठीक है, तो बेटर ये है कि उसको बार बार पढ़ते रहो, जहां पे कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन में, उसके टॉपिक में, एनसीईआरटी के किसी टॉपिक, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना भी नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने का कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो नहीं आता कोई टॉपिक समझ में तो मुझसे पूछो आके, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। बट अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना ज्यादा बाद में, एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से उसमें है ही बहुत कंटेंट है याद करने के लिए। तो अगर आप याद करने में फेल हुए तो वहां से करीब 5 से 6 क्वेश्चन आता है, और 5 से 6 तो इधर उधर कर देगा, समझ रहे हो ना? तो चलो आते हैं, लाइट फेज हमने पढ़ लिया है, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन से आपको क्या मिला? लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट में आपको मिले हैं एटीपी एंड NADP HH प्लस, इसी को ये मिला है आपको। और मैंने पहले ही बताया कि जो एटीपी है, दिस एटीपी इज एनर्जी सोर्स एंड दिस इज द रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्क रिएक्शन है, इट इज आल्सो नोन एज बायो सिंथेटिक फेज। बायो सिंथेटिक फेज, या आप कई बार इसको केल्विन साइकिल के नाम से भी बोल देते हैं, हालांकि मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आप इसको आप C3 साइकिल या केल्विन, इसको C3 साइकिल लिखो बच्चे, अभी अभी C3 साइकिल लिखो। ठीक है, C3 साइकिल। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। आपके पास CO2 है, कुछ नहीं होगा इसमें, कॉन्सेंट्रेट करो, इधर उधर हंसो मत, अभी पूछूंगा तो फिर समझ नहीं आता है। ये जो हंस रहे हो, ये जो सारी बात कर रहे हो ना, एक टाइम पे समझ में आएगा कि नहीं करना चाहिए था, हमको सीरियसली पढ़ना चाहिए था। ओवर स्मार्ट बनने का मैंने पहले बता रखा कि ओवर स्मार्ट क्लास में जरूरत ही नहीं है बनने की। ठीक है, क्लास में सीरियसली पढ़ने की जरूरत है, वो काम करो। तो CO2 जो है ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, पॉलीसेकेराइड में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको लिख देता हूँ ग्लूकोज, ये बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है, अब इसको ये काम करने के लिए, CO2 को इसमें कन्वर्ट करने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत है। एक तो इसको बार बार रिड्यूस किया जाए। ठीक है, और जब आप रिड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए चाहिए आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट। जो प्लांट के पास में अपना जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग पावर है, वो NADPHH प्लस है। ठीक है, और साथ में ये काम करने के लिए उसको एक और चीज चाहिए, एनर्जी सोर्स। और प्लांट में जो एनर्जी सोर्स है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी सोर्स है, वो है ATP। इसी को आप बोलते हो रिड्यूसिंग, सॉरी, एसिमिलेटरी पावर। तो कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, CO2 को इनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज पे चेंज किया जा रहा है। ठीक है, इतना पहले से ही पता था, इतना पहले से ही पता था। जो चीज नहीं पता थी वो इसके बीच में क्या हो रहा है वो नहीं पता था। ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता था। ठीक है,
तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था केल्विन, मेल्विन केल्विन, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे बेंसन। तो केल्विन एंड बेंसन ने मिलकर इस पूरे के पूरे उसको मैकेनिज्म को डिसिफर किया कि किस तरह से बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स जो है ग्लूकोज या फूड पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, फूड पे कन्वर्ट हो रहा है, इसी वजह से इसको सिंथेटिक बोल रहे हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल से उसमें हो रहा है, सिस्टम में हो रहा है, तो बायो बोल रहे हैं। इस वजह से इसका नाम पड़ गया बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है, ये जो बायोसिंथेटिक फेज है, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लोकेशन इसकी स्ट्रोमा में हो रहा है। जो लाइट रिएक्शन थी वो कहाँ पे थी, मेम्ब्रेनस पार्ट, ग्रेना और स्ट्रोमा लेमेली में हो रहा था। ठीक है, तो लोकेशन बेसिकली आप लिख दो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, और क्यों स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं, ये ऐसे थोड़ी है कि बिना एंजाइम्स के रिएक्शन है, इसके लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, और जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट है स्ट्रोमा में। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से ये आपके स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ।